साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 एमपीपीएससी 2021 एसएससी जीडी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का सेट लेकर के आ गए हैं। नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अब जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनका लेवल थोड़ा हाई पूछा जा रहा है, तो हाई लेवल के प्रश्नों को आपको यहाँ पर रूबरू हम कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि जहाँ तक अभी हमने पोल कराया था उससे भी पता चला है और अन्य जगह से भी हमने जो जानकारी एकत्रित की है, तो उसके अनुसार अगर आपके एनटीपीसी रेलवे में 55 नंबर आ रहे हैं, अगर आप जनरल से भी हैं और आपके 55 नंबर आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के सीबीटी 2 की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं और आपके 45 से लेकर के 55 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस 2 से 3 दिनों में निकल के आ गया है सीबीटी 2 के बारे में किस किस को यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है सीबीटी 2 में अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे क्योंकि पहले से ही एनटीपीसी ने बता दिया है कि जो सीबीटी 2 होगा उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी और प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में एमपीपीएससी 2021 के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये ज्योग्राफी का सेट। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? प्रश्न को सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जरा ऑप्शन पर गौर कीजिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा। ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पर घुमा दिया है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर की बात करें, सही आंसर है ए यहाँ पर, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है उपरोक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पर आंसर निकल के आया होगा गुजरात, लेकिन गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो इसलिए आपको कम से कम 4 राज्यों की जो तटरेखा है वो याद होनी चाहिए कि कौन से 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, उपरोक्त विकल्पों में से सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है क्योंकि यहाँ पर गुजरात नहीं है। ठीक है, चलिए तटरेखा की लंबाई का क्रम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर तमिलनाडु है, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें पर कर्नाटक है। तो ये 5 ऐसे राज्य हो गए जो है समुद्र से जो है तटरेखा बनाते हैं और इनकी तटरेखा की लंबाई का क्रम भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो पहला पूछ सकते हैं, कहो तीसरा पूछ लें आपसे, दूसरा पूछ लें, या कुछ इस तरह से ऑप्शन बना करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर तरह से हर एंगल से आपको अपनी तैयारी रखनी है। चलिए साथ ही साथ में आपको बता दें, भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि तटीय सीमा रेखा जो बनाते हैं वो 9 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो एनसीआर में इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? एनसीआर का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेशनल कैपिटल रीजन। आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एनसीआर में शामिल नहीं है। तो एनसीआर में कितने राज्य शामिल हैं और कौन एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा दिल्ली को टच नहीं भी करती फिर भी उसको जो है एनसीआर में रखा गया है? यह प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया था और अभी हाल ही में एक और कोई एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी पूछा गया, क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो एनसीआर में कुल 3 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा। 3 ऐसे राज्य हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। राजस्थान की सीमा रेखा दिल्ली से नहीं लगती है, फिर भी राजस्थान के भरतपुर और अलवर को एनसीआर में शामिल किया गया है और अभी हाल ही में शामिल किया गया है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, शायद आईबीपीएस या फिर किसी का मेंस था, उसमें यह पूछा गया था कि कौन से 2 राज्य राजस्थान के ऐसे कौन से 2 शहर हैं जिनको अभी हाल ही में एनसीआर में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, भरतपुर और अलवर ये 2 शहर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है? फिर से आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी और राजस्थान पहले नंबर पर, आपका बिल्कुल दिमाग राजस्थान को टिक करने के लिए ढूंढ रहा होगा। ऑप्शन राजस्थान को ढूंढ रहे होंगे आप, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में राजस्थान दिया ही नहीं है। मध्य प्रदेश, सिक्किम, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अब इनमें से आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 राज्य हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है,
उसके उपरांत क्रम में कौन कौन है, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है और पांचवें पर गुजरात है। वहीं छोटे क्रम की बात करते हैं, जो भारत के छुटकू राज्य हैं, तो छुटकू राज्य में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पर त्रिपुरा है और चौथे पर नागालैंड है। तो ये आपके सबसे बड़े राज्य भी हो गए और सबसे छोटे राज्य भी हो गए। दोनों को आपको क्रम में ही याद रखना है, क्योंकि क्रम में ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मांडवी और ज्वारी नदी किस राज्य की नदियां हैं और इनकी क्या स्पेशलिटी है, ये भी हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। तो बताइए, मांडवी और ज्वारी किस राज्य की नदियां हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि गोवा की नदियां हैं मांडवी और ज्वारी। हमने इन दो नदियों को ही क्यों लिया है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मांडवी और ज्वारी गोवा राज्य में प्रवाहित होती हैं। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हों तो। मांडवी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के ऊपर ही स्थित है, इसलिए मांडवी नदी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मार्मा गोवा बंदरगाह की बात करते हैं तो मार्मा गोवा जो बंदरगाह है वो आपका ज्वारी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो दोनों नदियां आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, उस झील की लंबाई क्या है, ये भी आपको बताना है। पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड या फिर बेम्बनौड। तो बताइए, इनमें से सबसे लंबी झील कौन सी है। तो सबसे लंबी झील भी बताएंगे, उसकी लंबाई भी बताएंगे और इन चारों झीलों के बारे में विशेषता भी बताएंगे। आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बेम्बनौड झील जो है वो सबसे लंबी झील है भारत की। कितनी लंबाई है देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी झील बेम्बनौड झील है, जो केरल राज्य में स्थित है। उसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है किसकी, बेम्बनौड झील की। ठीक है, अब रूपकुंड झील की बात करते हैं तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूरजकुंड झील जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए एक ही प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फुलहर झील किस राज्य में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यूपी SSC PET वालों ध्यान दे लो, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, यह प्रश्न बना हुआ है। यूपी PCS ने ही पूछा है और लोअर PCS में भी पूछा गया है। तो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो फुलहर झील ही गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी की बात आई है तो गोमती नदी के किनारे बसे हुए नगरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस जो है नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर और सुल्तानपुर, ये दो ऐसे शहर भी हैं जो यहाँ पर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो 3 शहर हो गए आपके, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, तीनों आपके गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सब आपके लखनऊ जो है शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पिछला डिफेंस एक्सपो जो है वो भी आपका लखनऊ में हुआ था। इसरो का उपग्रह लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर लक्षद्वीप। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है इसरो का उपग्रह लॉन्चिंग पैड, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का उपग्रह लॉन्चिंग पैड स्थित है और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील पर स्थित है। और एक प्रश्न और आपको याद रखना है, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा रेखा पर, बिल्कुल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पुलिकट झील, जहां पर आपका उपग्रह लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, चांदीपुर की बात कर लेते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उड़ीसा के चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप पर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। याद रखिएगा, जो जहां पर हम मिसाइलों का प्रक्षेपण करते हैं वो आपका उड़ीसा के चांदीपुर में है, अब्दुल कलाम द्वीप पर। और जहां पर हम उपग्रहों को लॉन्च करते हैं वो आपका कहां पर है, तो वो आपका श्रीहरिकोटा में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है। यानी कि ऊपर से नर्मदा बह रही है और नीचे से ताप्ती बह रही है, ऐसा कौन सा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर राजमहल पर्वत। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, सही आंसर सी, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो 2 नदियों से घिरा हुआ है। यानी कि इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है।
ठीक है। सतपुड़ा 3 खंडों में विभाजित है। सतपुड़ा को याद रखिएगा क्योंकि सतपुड़ा भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। तो 3 भागों में विभाजित है सतपुड़ा। पहला है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी गई है, तो जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ की चोटी जो है वो महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर मैकाल की बात करते हैं तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। याद रखिएगा अमरकंटक से 2 नदियां निकली हैं। कौन सी? नर्मदा और सोन जो है वो अमरकंटक से निकली है। सोन नदी कहाँ पर बहती है? सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जाकर के मिल जाती है बिहार के पास में। नर्मदा दक्षिण की ओर बहती हुई मतलब कि साउथ की ओर निकलती है और ताप्ती के समानांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और ये आपको पता है ये दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोसाईधान पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में एसएससी जो आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था और लोगों को तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं था। गोसाईधान तो पहली बार सुन रहे थे। तो याद रखिएगा गोसाईधान पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि नेपाल राज्य में स्थित है गोसाईधान पर्वत शिखर। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो गोसाईधान पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो सार्क देशों के बारे में आप जानते ही होंगे। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र की पहाड़ी नहीं है? तो कुछ महाराष्ट्र की पहाड़ियों के नाम आपको दिए हैं। इनमें से एक ऐसी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र की नहीं है। अजंता, सतमाला, बालाघाट या फिर गढ़जात। आइए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग अपने आप मतलब आंसर बालाघाट लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे बालाघाट तो भाई मध्य प्रदेश में है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने बालाघाट लगाया है तो आपका आंसर गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि बालाघाट जो है वो आपकी एक पहाड़ी है। जो बालाघाट पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर इसका डी है, यानी कि जो गढ़जात की पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो कहां पर है वो भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये 4 पहाड़ियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। गढ़जात पहाड़ी जो है तो गढ़जात और महेंद्रगिरी ये दोनों पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गढ़जात और महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हो, प्रश्नों का लेवल पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। स्पेशली एनटीपीसी सीबीटी 2 और एमपीपीएससी 2021 एमपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हमने ये जो है सीरीज शुरू की है। ठीक है, देखिए स्वात घाटी कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि स्वात घाटी कहाँ पर स्थित है। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर नेपाल। आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि पाकिस्तान में स्वात घाटी स्थित है। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। और गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय पदार्थ किसने घोषित किया है? तो याद रखिएगा गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय पदार्थ पाकिस्तान ने घोषित किया है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान से रिलेटेड एक करंट अफेयर का प्रश्न है कि जो आपका जम्मू कश्मीर का गुलाबी नमक होता है उसको जीआई टैग किसने प्रदान किया? मतलब जम्मू कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्र में, एलओसी के क्षेत्र में जो है पाया जाता है गुलाबी नमक जो है, तो उसको जीआई टैग किसने प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने गुलाबी नमक को जीआई टैग प्रदान किया है। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट का प्रश्न है तो बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? कहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं? इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अनाईमुड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। देखिए कुछ जानकारी। तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी को माना गया है। यह पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 जगह पर फैली हुई है। कौन सी पहाड़ी? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अब नीलगिरी की बात आ गई तो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अब एक प्रश्न और यहाँ पर बनेगा, तो नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार रेलवे ने भी पूछा है, व्यापम ने भी कई बार कवर किया है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो याद रखिएगा नीलगिरी जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। एक ही प्रश्न के अंदर आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि अगर 15 से 20 प्रश्न हैं तो लगभग आपके 70 से
80 प्रश्न यहाँ पर एक ही मतलब वीडियो में आपके क्लियर हो रहे हैं ज्योग्राफी के, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपूजा नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी तक बड़े सिंपल से प्रश्न पूछे जाते थे कि उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है, ठीक है, और किसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। लेकिन अब मेरे भाई ये प्रश्न हो चुके हैं पुराने, और अब कुछ नए प्रश्न जो बनेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो भरतपूजा नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि केरल राज्य की जीवन रेखा है भरतपूजा नदी। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भरतपूजा नदी को केरल राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। अब देखिए, केरल के कुछ स्टैटिक कवर कर लेते हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? वो आपकी केरल में है। इडुक्की परियोजना वो भी आपकी केरल में है। पेरियार परियोजना वो आपकी केरल में ही चल रही है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? वो भी आपका केरल में है। सबरीमाला मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, बाद में हाईकोर्ट में मामला गया था, तो इस वजह से सबरीमाला मंदिर चर्चा में है। तो कहाँ पर है? केरल में है। और जो आपका ये सभी स्थल जो है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल में एक परियोजना शुरू की गई थी, अगर आपको याद हो, हमने अपने करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना किस राज्य की है? तो केरल राज्य की परियोजना है वन स्कूल वन आईएएस परियोजना। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आज का प्रश्न जो बनेगा, आपको जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो पेरियार परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है, यही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके। कल के प्रश्न का उत्तर जिन लोगों ने दिया है उनके नाम भी आपको वीडियो के अंत में दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? मेरे भाई प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, बताइएगा। ऑप्शन है कार्डेमम की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो विंध्याचल पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी विंध्याचल की पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी कुल लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और विंध्याचल की पहाड़ी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसे 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? क्यूबा, चीन, फिनलैंड या फिर रोम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन भी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रखते हैं, तभी तो हमने इनको शामिल किया है। तो बाकी तीनों के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, 7 पहाड़ियों का देश रोम को कहा जाता है। चीन को क्या कहा जाता है? तो चीन को चावल का कटोरा, क्यूबा को चीनी का कटोरा, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो थंडरबोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बन सकते हैं। बांग्लादेश को नदियों का शहर कहा जाता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये सारे प्रश्न आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका आज का प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पेरियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाकी कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हालांकि सुबह भी हमने इसका आंसर बता दिया था। तो सही आंसर है कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। इंदल सिंह अंब ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। इन्होंने ये भी बताया कि चांदी के सिक्के बांटने की वजह से काबुल में बाबर को कलंदर के नाम से पुकारा गया था। बाकी राहुल मालवीय ने बिल्कुल सही बताया है बाबर। सचिन पारासर ने बाबर बताया है। पूजा दांगी ने कहा है सर डेली लीजिए प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, डोंट वरी। अब आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में पूजा दांगी का कहना है कि बाबर को जो है यहाँ पर जो है आपका कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो कल आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट हो गया, आज आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हो गया। कल आपके पॉलिटी के कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे कि किस तरह के लेवल वाले प्रश्न जो है पॉलिटी के आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आज सुबह हमने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एमपी के एग्जाम हो या कहीं के भी एग्जाम हो, करंट अफेयर की वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर कवर करते हैं, साथ ही साथ में एमपी करंट अफेयर कवर करते हैं, स्टैटिक जीके को कवर करते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको, स्पोर्ट जीके भी उसी में कवर कर लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाती हैं। तो सुबह वाली वीडियो करंट अफेयर की जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, नहीं तो आप सक्सेस जंक्शन सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।